एवरीवन, वेलकम। तेरा नाम है मेघा जायसवाल। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हम पढ़ेंगे टीचिंग के विषय में। टीचिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिक्षण। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशन यानी परिभाषाएं देखते हैं टीचिंग की। तो एच.सी. मॉरिसन की एक डेफिनेशन है कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड अ लेस मैच्योर वन। तो टीचिंग यानी शिक्षण क्या है? एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट यानी एक संपर्क है इसके बीच में एक मोर मैच्योर पर्सनालिटी यानी एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व, जो कि क्या कौन होगा? आपका टीचर, ठीक है, शिक्षक, और एक लेस मैच्योर वन यानी कि कम परिपक्व व्यक्ति के बीच, जो कि कौन होगा? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट और टीचर यानी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का एक संपर्क है टीचिंग। फिर है जैक्सन की डेफिनेशन, टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, वन ऑफ whom टीचर इंटेंड्स टू इफेक्ट सर्टेन चेंजेस इन अदर पार्टिसिपेंट्स, जो कि क्या होंगे? आपके स्टूडेंट्स। तो शिक्षण क्या है जैक्सन के अनुसार? ये एक फेस टू फेस एनकाउंटर है। फेस टू फेस एनकाउंटर मतलब आमने सामने बैठकर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, यानी यहाँ पर एक शिक्षक है और बाकी स्टूडेंट्स आपके कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक टीचर है स्टूडेंट के बीच में जो फेस टू फेस एनकाउंटर हो रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टूडेंट के व्यवहार में कुछ परिवर्तन लेकर आना, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आना। तो टीचर से प्रभावित होकर यानी शिक्षक से प्रभावित होकर स्टूडेंट्स के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर है एक जेवी ह्यूग और जेम्स के डंकन की डेफिनेशन, टीचिंग इज एन एक्टिविटी विद 4 फेजेस, अ करिकुलम प्लानिंग फेज, एन इंस्ट्रक्टिंग फेज, एन इवैल्यूएटिंग फेज। तो यहाँ पर बहुत ही सिस्टमैटिकली टीचिंग प्रोसेस यानी कि जो शिक्षा प्रक्रिया है उसको डिफाइन किया गया है, उसको परिभाषित किया गया है कि ये आपके क्रिया है जिसमें आपके 4 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, जहां पे आपका करिकुलम बनेगा, आप योजना बनाएंगे, निर्देशन देंगे या अनुदेशन देंगे और उसके बाद मूल्यांकन करेंगे कि आपने जो शिक्षण प्रक्रिया चलाई है वो किस हद तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाई। तो बेसिकली ये एनालाइज कर रही है पूरे शिक्षण प्रक्रिया को। फिर है एक क्लार्क की डेफिनेशन। क्लार्क की डेफिनेशन है, टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो क्लार्क के अनुसार शिक्षण क्या है? ये ऐसी गतिविधियां हैं जिसे डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है और परफॉर्म किया जाता है ताकि स्टूडेंट के व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाया जाए, उसको ज्यादा बेहतर बनाया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की प्रकृति के विषय में बात करेंगे। तो जो टीचिंग है ये आर्ट भी है और टीचिंग एक साइंस भी है। ठीक है, तो टीचिंग आर्ट क्यों है? क्योंकि ये क्रिएटिव है और इसमें बहुत सारे स्किल्स इन्वॉल्व है, यानी कि इसमें बहुत सारे कौशल आपके शामिल हैं और ये रचनात्मक है। जैसे कि हम इसमें क्या क्या यूज करते हैं? हम इसमें प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, हम डिजाइनिंग कंटेंट, जो विषय वस्तु हमें पढ़ानी है हम उसको डिजाइन करते हैं, उसे बनाते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, इवैल्यूएशन के लिए मूल्यांकन करना होता है जब हमें बच्चों का, तो हम उसके लिए असाइनमेंट्स तैयार करते हैं। इन सभी चीजों में टीचर की क्रिएटिविटी और स्किल्स लगते हैं, यानी कि टीचर की अपनी रचनात्मकता और अपने कौशल जो है उनका प्रयोग करके एक शिक्षक जो है टीचिंग में ये सब कार्य करता है। इसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग है वो एक आर्ट है, लेकिन टीचिंग को हम कहते हैं कि ये साइंस भी है। अब साइंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिस्टमैटिक है, प्रैक्टिकल है और लॉजिक है। सिस्टमैटिक है मतलब ये व्यवस्थित है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक्टिविटी पहले या बाद में कर सकते हैं, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। तो सिस्टमैटिक है, ये प्रैक्टिकल है यानी कि व्यवहारिक है, लॉजिकल है, तर्कपूर्ण। जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमें बच्चों को पढ़ाना होता है तो हम डायग्नोसिस करते हैं लर्नर का, कि लर्नर अभी किस स्टेज पर है, उसे कितना आता है पहले से, उसका पूर्व ज्ञान कितना है। ठीक है, उसका हम डायग्नोसिस करेंगे। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ पर हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं कि हमें बच्चे को क्या सिखाना है, किस तरीके से सिखाना है। इसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं। जब हमने बच्चे को सिखाया है तो हम उसके बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट्स, एक्टिविटीज एंड अदर इवैल्यूएशन टेक्निक्स। यहाँ पर हमें मूल्यांकन की अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं, जो टेक्निक्स हैं, उन तकनीकों का हम इस्तेमाल करते हैं। और जो असाइनमेंट्स बना रहे हैं, जो एक्टिविटीज हम कराते हैं, ये सब साइंटिफिक है नेचर में। आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं बच्चे को, ये सब साइंटिफिक होता है। ठीक है, वैज्ञानिक होता है प्रकृति में। तो क्योंकि ये पूरी शिक्षण प्रक्रिया हमें सिस्टमैटिक दिख रही है, प्रैक्टिकल दिख रही है, लॉजिकल दिख रही है, तो ये क्या हो गई? ये एक साइंस भी है। तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब अगर हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें
तो टीचिंग के दो तरह के अर्थ हो सकते हैं। एक हो सकता है इसका, अगर हम नैरो मीनिंग समझने की कोशिश करें, एक संकीर्ण अवधारणा अगर हम टीचिंग की समझने की कोशिश करेंगे, और दूसरा हम इसका एक वाइडर मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो नैरो मीनिंग के हिसाब से देखें तो टीचिंग क्या है? टीचिंग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी शिक्षण क्या है? समस्या समाधान। कि टीचर क्या करता है? स्टूडेंट जब लर्निंग पाथ पर चल रहा है, जब वो सीख रहा है, तो उसके रास्ते में अगर कोई डिफिकल्टीज आ रही हैं, कोई मुश्किलें आ रही हैं, तो उन डिफिकल्टीज को रिमूव करना और विद्यार्थी को सीखने के लिए मोटिवेटेड रखना, ये टीचर का काम है। तो टीचर का काम सिर्फ क्या है कि अगर बच्चा सीख रहा है, जब सीखने के उस रास्ते में उसके सामने अगर कोई समस्या आई तो उस समस्या का समाधान कर दे, कोई परेशानी या कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई अवरोध हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उस अवरोध को वो हटा दे और बच्चे को हमेशा सीखने के लिए मोटिवेटेड रखे। तो ये है नैरो मीनिंग। लेकिन अगर हम इसका वाइडर मीनिंग देखें, यानी कि एक व्यापक अर्थ हम शिक्षण का समझने की कोशिश करें, तो टीचिंग क्या है? इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्टिविटीज, जो कि किस लिए जरूरी है? बच्चे के अंदर वांछित परिवर्तन यानी डिजायरेबल चेंजेस लाने के लिए जरूरी है। और डिजायरेबल चेंजेस क्या होते हैं? जहां हमें बच्चे का या लर्नर का, अधिगमकर्ता का ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है, सर्वांगीण विकास करना होता है। अब जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सिर्फ आपकी कक्षा तक सीमित नहीं होता है। बच्चा जब स्कूल में एंटर करता है, स्कूल में वो कितनी भी जो एक्टिविटीज है जिनमें वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, जो भी चीजें वो कर रहा है, वो सब उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है। सिर्फ क्लासरूम में बैठकर पढ़ना ही यहाँ टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो जब आप बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, तो आप बच्चे के फिजिकल एस्पेक्ट्स पे डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, जहां पे बच्चा प्लेग्राउंड में खेल रहा है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। हम उसके इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, साथ ही साथ हम वो सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो जब हम एक्टिविटीज करा रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटीज करा रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम से भी बच्चा हिस्सा ले रहा है, ठीक है, जब ड्रामाज, डांसेस वगैरह बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर उनका सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीजें जो है वो सब इन्वॉल्व होती है। तो टीचिंग सिर्फ आपकी क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। तो टीचिंग में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। सारी वो एक्टिविटीज जो बच्चे के अंदर वांछित परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है, हम उसको इसमें इंक्लूड करेंगे। तो टीचिंग का ये व्यापक अर्थ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि शिक्षण के विशेषताएं देखते हैं क्या होती है। तो पहला है आपका टीचिंग इज एन इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो शिक्षक और विद्यार्थी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक प्रभावशाली या प्रभावपूर्ण इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है, जहां पर जब टीचर स्टूडेंट से कुछ कह रहे हैं तो उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। बच्चे टीचर से लगातार कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, सिर्फ कहने से ही नहीं, सिर्फ उनके पढ़ाने से ही नहीं, उनके व्यवहार से, जिस तरीके से आप क्लासरूम में एक्ट करते हैं और जो अंतःक्रिया एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में चलती है, वो सब जो है स्टूडेंट को प्रभावित करती है। तो ये एक इफेक्टिव इंटरेक्शन है। फिर है इट इज अ सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए, स्कूल को भी एक मिनिएचर सोसाइटी कहा जाता है। स्कूल जो है वो भी एक समाज का ही एक छोटा सा रूप है, आप कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं परिवार से निकल के जब स्कूल में जाते हैं तो अलग अलग तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं। वहां एक बच्चा टीचर के संपर्क में आ रहा है, वहां प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस, जो स्कूल के अन्य कर्मचारी हैं, फिर उसका जो पीयर ग्रुप है, जो सहपाठी हैं, उन सब से बच्चे जो हैं इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये एक सोशल प्रोसेस है, जहां पर आप अकेले में बैठ के बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो, यहाँ पर बच्चे को एक समाज का हिस्सा बन के जो है सीखना है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि टीचिंग जो है क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। फिर है इट इज गोल ओरिएंटेड। शिक्षण जो है लक्ष्य निर्देशित होता है, यानी टीचिंग जब भी हम करेंगे तो कभी भी वो उद्देश्यहीन नहीं होती। आप कुछ भी बच्चे को क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं, उसके लिए आप पहले से ही कुछ गोल्स डिसाइड कर लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चा ये चीज सीखने के बाद क्या कर सकेगा, ठीक है, बच्चा क्या करने के केपेबल होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले से ही डिसाइड करनी होती है। तो वो टॉपिक, वो विषय वस्तु जो भी आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले आप क्या डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो ओवरऑल टीचिंग के भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओवरऑल जब आपको साल भर में बच्चे को क्या पढ़ाना है, आप क्या बच्चे के अंदर डिजायरेबल चेंजेस देखना चाहते हैं, ये आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो शिक्षण जो होता है हमेशा उद्देश्य निर्देशित होता है या लक्ष्य निर्देशित होता है, जहां आप पहले से ही प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फिर है आपका फोर्थ पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स ऑल 3 लेवल्स। अब 3 जो हमारे ये लेवल्स टीचिंग के होते हैं वो होता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। हिंदी में कहते हैं मेमोरी लेवल को स्मृति स्तर,
अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया बोध स्तर और रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया आपका चिंतन स्तर। मेमोरी लेवल में जो टीचिंग होती है उसमें बच्चा रट के सीखता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा समझ के सीखता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में चिंतन करके, यानी कोई समस्या आपने बच्चे के सामने रखी, वो बच्चा उस पर खुद से विचार करेगा, खुद से सोचेगा और फिर उसका सोल्यूशन निकालेगा। ठीक है, इसके विषय में हम और बात करेंगे जब हम इसे डिटेल में देखेंगे। फिर देखिए, टीचिंग हैज वेरियस फॉर्म्स। अब शिक्षण के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षण आपका क्या हो गया, जैसे कि फॉर्मल टीचिंग में आपका आ जाएगा जो स्कूल में आपकी शिक्षा हो रही है, जहां पर आपका टाइम पहले से ही प्री डिसाइडेड है, आपका एक टाइम टेबल सिलेक्टेड होता है, कितने कितने देर के पीरियड लगेंगे, कितने से कितनी देर तक आपका स्कूल लगेगा। इसके अलावा एक निश्चित स्थान होता है, कक्षा में बैठकर कहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है। फिर आपकी करिकुलम प्री डिसाइडेड होता है, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस डिसाइडेड है आपकी क्लास का, एग्जाम्स होते हैं प्रॉपर। तो ये जहां पर सब चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है, निश्चित है, वो आ जाएगी आपकी औपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल टीचिंग। ठीक है, औपचारिक शिक्षण। इनफॉर्मल ट्रेनिंग क्या हुई, जो आप क्लासरूम के बाहर जो भी आप अपने आसपास के लोगों से सीख रहे हैं वो आपका इनफॉर्मल ट्रेनिंग में आ जाएगा। आप अगर घर में आप अपनी मम्मी से कुछ सब्जी बनाना सीख रहे हैं, वो भी एक तरह की इनफॉर्मल ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, अनौपचारिक रूप से। ठीक है, जहां पर आपसे कोई निश्चित समय नहीं है, निश्चित जगह नहीं है, जहां पर आपसे कोई एग्जाम नहीं लेने वाला, ये सब आपका क्या आ जाएगा, इनफॉर्मल में आ जाएगा, अनौपचारिक। फिर होता है कंडीशनिंग, जिसे आप कहते हैं अनुबंधन, जहां पे आपकी हैबिट फॉर्मेशन की जाती है। और फिर होता है इंडॉक्ट्रिनेशन। इंडॉक्ट्रिनेशन मतलब समझना। इन सभी फॉर्म्स को हम डिटेल में भी देखेंगे कि कैसे टीचिंग इस तरह के वेरियस फॉर्म्स ले सकती है। फिर देखिए, इट इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग टीचर एंड स्टूडेंट। तो एक व्यावसायिक क्रिया है ये। टीचर जो है वो या तो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं या घर पर भी पढ़ा रहे हैं, तो ट्यूशन की तरह इसको पढ़ाते हैं, तभी भी क्या करते हैं, स्टूडेंट से इसके बदले में फीस लेते हैं, या अगर आप इंस्टीट्यूट का हिस्सा है तो टीचर को इसके लिए सैलरी मिलती है प्रॉपर। तो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी, व्यावसायिक क्रिया है। फिर है, इट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू टीचर बिहेवियर एंड प्यूपल टीचर इंटरेक्शन। तो टीचिंग को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब हम शिक्षक का व्यवहार देख रहे हैं और जब शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की अंतःक्रिया देख रहे हैं। तो दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन चल रहा है, वही आपकी टीचिंग है। एक प्यूपिल और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन चल रहा होता है, और टीचर का जो बिहेवियर, जो ओवरऑल क्लास में वो किस तरीके से सिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे खड़े होकर बोलना है, वो अपने हाव भाव में परिवर्तन लाते हैं, घूमते हैं, कक्षा में राउंड लेते हैं, और जो भी चीजें उनके व्यवहार में हमें दिख रही हैं उस समय, वो सब क्या है, टीचिंग का ही हिस्सा है। तो हम टीचिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर है, इट इज मॉडिफाइबल थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। तो पृष्ठ पोषण प्रणाली द्वारा एक टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे परसेप्शन भी कि टीचर तो जन्मजात होते हैं। ठीक है, जिसको पहले से ही, जिसको टीचिंग का शौक होता है, जन्मजात है, वो जन्म से ही उसके अंदर शिक्षक के गुण है, केवल वो टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, तो टीचिंग के जो स्किल्स हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं किसी व्यक्ति के अंदर। तो टीचिंग स्किल या टीचिंग जो होती है वो मॉडिफाइबल होती है, या ये बिहेवियर एक टीचर का वो मॉडिफाइबल होता है पृष्ठ पोषण तंत्र द्वारा। अभी पृष्ठ पोषण तंत्र द्वारा क्या होता है, जब आप बीएड की ट्रेनिंग करते हैं उस दौरान भी आपकी जैसे माइक्रो टीचिंग होती है, जहां पर आप क्या करते हैं, आप थोड़ी थोड़ी देर का टॉपिक पढ़ाते हैं, और जो आपके सहपाठी होते हैं वही स्टूडेंट बनकर बैठे होते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, आपको पृष्ठ पोषण देंगे कि आप कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही थे, किस तरह से आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना। यही होता है आपका फीडबैक मैकेनिज्म। फिर है, इट इज अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस, कम्युनिकेशन थ्रू लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो वार्तालाप हो रहा है, जो बातचीत हो रही है टीचर स्टूडेंट के बीच में, वो भाषा का प्रयोग करके हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे इसे ये भाषाई प्रक्रिया है, यानी कि लिंग्विस्टिक प्रोसेस है। अब नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग, यानी आपके शिक्षण के प्रकार क्या होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण के हिसाब से आपके 3 तरीके की टीचिंग हो सकती है। पहली है आपकी ऑटोक्रेटिक टीचिंग, जिसे आप तानाशाही या राजतांत्रिक शिक्षण भी कह सकते हैं। दूसरा है आपका डेमोक्रेटिक, यानी प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षण। और तीसरा है आपका लेजर स्फीयर टीचिंग, मुक्त्यात्मक शिक्षण। डिटेल में देखते हैं इन्हें। तो पहला देखते हैं आपका अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक टीचिंग। एच.सी. मॉरिसन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन, विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ लेटर। ये कंप्लीट डेफिनेशन है एच.सी. मॉरिसन की टीचिंग को लेकर कि ये एक संपर्क है एक मोर मैच्योर पर्सनैलिटी, अधिक परिपक्व व्यक्तित्व, और एक कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच में
यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जिससे कि लेस मेच्योर वन, जो कम परिपक्व है स्टूडेंट, उसे हम शिक्षित कर सकें। तो ये जो डेफिनेशन है आपकी ऑटोक्रेटिक व्यू पॉइंट पर ही बनी हुई। विशेषताएं देखते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग की क्या होती है। तो पहला है आपका, इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत पर ही आधारित है। शास्त्रीय सिद्धांत संगठन का क्या होता है कि जो बॉस होता है आपका, वही सब कुछ होता है, ठीक है, और उसके नीचे जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जो भी उसके नीचे काम करने वाले होते हैं, उसे बॉस की बात को सर्वोपरि रखना होता है। वो सब उससे, इस संगठन के या ऑर्गेनाइजेशन की इस चेन में अगर हम देखें या इस सीढ़ी में हम देखें, तो वो सब उससे नीचे होते हैं, जिन्हें बॉस की हर बात माननी होती है। तो यहां पर अगर हम देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में यहां पर वो रोल कौन प्ले कर रहा है, टीचर। टीचर इज एट सेंटर, केंद्र में कौन है, शिक्षक है, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग में जो आपका टीचर होता है उसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, टीचर सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव। तो सक्रिय कौन है यहाँ पर शिक्षक सक्रिय है, और स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ पैसिव लिसनर्स की तरह ही काम करते हैं, यानी कि निष्क्रिय श्रोता की तरह रूप में होते हैं। वो कक्षा में टीचर आएगा, लेक्चर देगा, बच्चे वहां पर सिर्फ बैठकर टीचर को सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ टीचर एक्टिव है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर इज एम्फेसाइज्ड वेयर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस इज इग्नोर। टीचर को यहाँ ज्यादा महत्व दिया जाता है और स्टूडेंट्स की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, और स्टूडेंट जो है वो सिर्फ जो भी उन्हें सिखाया जा रहा है उसे रट सकते हैं, वो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते वो टीचर की, और ना ही वो टीचर से बीच में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ टीचर ने जो आकर बोला वो बच्चों को बस रटना है, समझ, उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग उन्हें नहीं करनी। नेक्स्ट आती है आपकी डेमोक्रेटिक टीचिंग, जिसे आप लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक कहेंगे। एडमंड एमेडॉन की जो डेफिनेशन है कि टीचिंग इज इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरीली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक which takes place between teacher and pupil and occurs during certain definable activities। तो एडमंड एमेडॉन की ये जो डेफिनेशन है ये आपकी डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट पे बनी हुई है कि टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जहां पर बातचीत हो रही है क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो दोनों बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को अधिकार है बोलने का। तो ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मानव संबंध सिद्धांत पर ये आधारित है। यहां पर सेंटर में कौन है, रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो संबंध है वो केंद्र में होता है, उसे इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यहां पर देखा जाए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही जो है यहां पर महत्वपूर्ण माने जाएंगे। इन्वॉल्व्स क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ये हमने डेफिनेशन में भी देख लिया। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो बातचीत हो रही है क्लासरूम में, वही क्या है, आपकी डेमोक्रेटिक टीचिंग के अंतर्गत आएगी। स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का और टीचर को क्रिटिसाइज करने का अधिकार होता है। अब क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप टीचर को कुछ भी बोल रहे हैं। क्रिटिसाइज मतलब अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप टीचर को ये बोल सकते हैं कि आप दूसरा एग्जाम्पल देके समझाइए, या आपको अगर वो कहीं पे गलत लग रहे टीचर, तो वहां पे भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ताकि टीचर जो है वहां पे उसे इम्प्रोवाइज कर ले या उसको ठीक कर ले। तो बच्चों को क्रिटिसाइज करने का या फिर क्वेश्चन पूछने का अधिकार डेमोक्रेटिक टीचिंग में होता है। तीसरी होती है आपकी लेजिस्लेटिव टीचिंग, नॉन इंटरफेयरिंग टीचिंग कहलाती है। नॉन इंटरफेयरिंग टीचिंग मुक्त्यात्मक है। इन द वर्ड्स ऑफ जॉन ब्रूबेकर की डेफिनेशन आती है यहाँ पे, टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ सिचुएशन इन विच देयर आर गैप्स और ऑब्स्ट्रक्शंस व्हिच एन इंडिविजुअल विल सीक टू ओवरकम एंड फ्रॉम विच ही विल लर्न इन द कोर्स ऑफ डूइंग सो। तो टीचिंग कैसा अरेंजमेंट बताया इन्होंने, यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बच्चों के सामने रखी जाती है जहां पर बच्चा खुद से सीख रहा है, ठीक है। तो टीचर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ मिनिमम होता है। बच्चों के सामने आपने समस्या रखी, आप उसको रास्ता भी बता सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वहां पर बच्चा खुद से उस रास्ते पे चलकर सीख रहा है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट आ रही है तो उनको ओवरकम करने में, उन चैलेंजेस को हटाने में, उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के दौरान जो है बच्चा सीखता है। तो यहाँ मिनिमम पार्टिसिपेशन होता है टीचर का। टीचर की जब जरूरत पड़ेगी तब बस बच्चा उनसे हेल्प ले सकता है, तो टीचर उसे प्रॉपर से गाइड कर देंगे, लेकिन करना सब कुछ यहाँ स्टूडेंट को खुद है। तो ये किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन के आधुनिक सिद्धांत पर यह आधारित है। आजकल आपने नए नए तरह के ऑफिसेज भी देखे होंगे जहां पर ऐसा नहीं है कि बॉस ने जो कह दिया वही सर्वमान्य होगा। वहां पर सभी जो काम करने वाले हैं उनको अधिकार होता है कि वो बोल सके कि
क्या करना चाहिए, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट सामने आया है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह का जो मॉडर्न सेटअप आजकल हमें देखने को मिलता है उस पर बेस्ड है आपकी लेजर स्क्वायर टीचिंग। सेकेंड है आपका स्टूडेंट्स आर कंपैरेटिवली गिवन मच इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है, यहाँ उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर जो है निर्णय लेते हैं। अगर कहीं भी क्वेश्चंस आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं कि टीचिंग सेटअप कौन सा बेस्ट होता है, तो ये है कि जहां पर स्टूडेंट को भी बात करने का अधिकार है, ठीक है, जहां पर स्टूडेंट भी बात कर सकता है, तो वो टीचिंग प्रोसेस जो है वो सबसे अच्छा होता है। आज हमने इतना कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टीचिंग के वेरिएबल्स, फेजेस, लेवल्स, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।